Ji Assalamu alaikum class. Hope so you all fine and safe. In today's lecture we will discuss about the consumer learning memory and involvement. बेसिकली इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. आज हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर की लर्निंग होती है, फिर मेमोरी में कौन सी चीज़ें हैं और उसका इन्वॉल्वमेंट किस तरह है. तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन लर्निंग. लर्निंग क्या है? जब हम लर्निंग को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली लर्निंग क्या है? इट्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर कॉज बाय एक्सपीरियंस. जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते हैं उसकी बेस के ऊपर जो आपके अंदर एक परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर के अंदर, वो आपकी लर्निंग है. फॉर एग्जांपल इन योर चाइल्डहुड, आप हो सकता है कि आप अपने नेबरहुड में आप जाके उनकी रिंग बजाते थे और आके घर आके बैठ जाते थे. अब ये क्या आपका एक चाइल्डहुड था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, आपने समझा कि नहीं ये जो हम करते हैं ये अच्छा नहीं है, इसलिए हम आइंदा इस चीज़ को अवॉइड करेंगे और नहीं करेंगे. तो वो क्या है, आपके बिहेवियर के अंदर एक परमानेंट चेंज आ गया. तो वो क्या है, आपकी लर्निंग है. और इसी तरह द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल acquire the purchase and consumption knowledge and experience that they apply to future related behavior. तो इसी तरह अब अगर हम इसी लर्निंग को अप्लाई करें अपने रियल वर्ल्ड के अंदर या परचेजेस के अंदर, या जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर रहे हैं तो हम उसको पहले परचेज करेंगे, उसके बाद हमारा एक उसका नॉलेज होगा उस रिगार्डिंग. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग अ रियल मी मोबाइल और मुझसे कोई पूछेगा सर आप क्या कहते हैं, आप नेक्स्ट अगर कोई मोबाइल परचेज करना चाहेंगे तो आप रियल मी का परचेज करेंगे, जोमी परचेज करेंगे, सैमसंग. हो सकता है मैं दोबारा भी रियल मी का मोबाइल परचेज. अब वो क्या है कि मेरा उसके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है और वो के एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहा है मेरे फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर को. अब जब हम लर्निंग की बात करें तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी लर्निंग थ्योरीज में रोल प्ले करते हैं? उसमें 4 एलिमेंट्स हैं. वन इज़ मोटिवेशन, क्यूज, रिस्पॉन्स एंड री इन्फोर्समेंट. सबसे पहले आ गया मोटिवेशन. अब मोटिवेशन क्या है? योर अनफिल्ड नीड्स लीड टू मोटिवेशन. आपके अंदर एक ड्राइव आती है, आपकी जब नीड फुलफिल नहीं होती, उस नीड को कंप्लीट करने के लिए जो आपकी ड्राइव आएगी वो क्या है, आपकी मोटिवेशन है. फिर क्यूज़, कि आपकी जो नीड अर्ज हुई है, फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है, अब प्यास को ख़त्म करने के लिए आपको एक ड्राइव होगी कि मैं जाऊँ. अब आपके पास डिफरेंट क्यूज़ आएंगे कि आपके सामने पड़ेगा फ्रिज में जूस भी पड़ा है, पानी भी पड़ा है. वो क्या डिफरेंट क्यू है जो कि आपको वो स्टिमुलाई है जो कि आपको डायरेक्ट कर रहा है उस मोटिव की तरफ. फिर आता है रिस्पॉन्स, कि एज ए कंज्यूमर, एज ए इंडिविजुअल आप उसको कैसा रिस्पॉन्स करें, आपका रिएक्शन क्या है टूवर्ड्स द ड्राइव और क्यू. एंड लास्ट इज द री इन्फोर्समेंट. अब री इन्फोर्समेंट क्या है? इंक्रीजेज द लाइकलीहुड दैट अ रिस्पॉन्स विल अकर इन फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्यू. आपके कितने परसेंट चांसेस है कि जब भी आपको दोबारा प्यास लगेगी, आप कहें कि मैं स्प्राइट पीता हूँ तो उससे मेरी प्यास ख़त्म हो जाती है. कोई कहे नहीं, मैं अगर सिंपल प्लेन वाटर पी रहा हूँ तो मेरी उससे प्यास जो है वो ख़त्म हो रही है, थर्स्ट जो है वो ख़त्म हो रही है. तो वो क्या है, आपके री इन्फोर्समेंट आ जाता है. Basically, two major learning theories है. One is the behavior learning and other one is cognitive learning. अब behavior learning क्या है? Based on observable behaviors that occur as a result of exposure to stimuli. जो बिहेवियर लर्निंग है वो बेस कर रही है आपके किसी चीज़ के अमल को देखते हुए. आप जब किसी के अमल को देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उस ऑब्ज़र्वेशन की बेस के ऊपर जो आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है वो बिहेवियर लर्निंग है. वेयर एज कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? दैट इज़ अ लर्निंग बेस्ड ऑन मेंटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, हम जो क्लास के अंदर, या मैं अगर इस पे आपके सामने अगर लिखता हूँ, उस लिखने को आप समझते हैं, आपका माइंड उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. तो वो क्या है, आपकी कॉग्निटिव लर्निंग है, जहाँ पे आपकी माइंड यूज़ हो रहा है उस चीज़ को समझने में. उसको समझने के बाद आप जब उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग है. आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बिहेवियर लर्निंग के ऊपर. अब बिहेवियर लर्निंग में आपके पास दो फर्दर लर्निंग आ जाती है. दैट इज़ अ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. अब क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली आइवन पेवलोव का एक एक्सपेरिमेंट था जिसने किया था, और उसकी बेस के ऊपर उसने बताया कि आप इंसान जो सीखता है उसमें ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है. अब सबसे पहले आ गया क्लासिकल कंडीशनिंग. अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? A behavior learning theory according to which
A stimulus is paired with another stimulus that elicit a non-response that serve to produce the same response when used alone. अब आपको आएगा यार ये क्या बात हुई कि एक स्टिमुलस के साथ एक और स्टिमुलस और फिर वो एक जैसा ही रिस्पॉन्स। अब बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं कि एट अ सेम टाइम हम दो स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंडिविजुअल को, ठीक है, और उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स आ रहा होता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहती है कि दो के साथ जब हमने पेयर कर दिया और एक का अगर एक स्टिमुलाई हम हटा दें तब भी वो वैसा ही रिस्पॉन्स करे तो हम कह सकते हैं कि उसकी वो लर्निंग या उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया है। अब इसको अगर हम इन एग्जाम्पल फॉर्म में देखें जो बेसिकली आइवन पेवलोव ने किया। आइवन पेवलोव ने क्या किया? आइवन पेवलोव ने ये किया कि एक उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस था। जब भी बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट उसने सबसे पहले डॉग्स के ऊपर किया। उसने क्या किया? उसने कहा कि जब भी मैं गोश्त का टुकड़ा देता हूँ डॉग्स को तो वो स्लाइवेट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ अपना शुरू कर देते हैं, उनको भूख लगी। अब उसने क्या किया? उसने मीट को उस अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन कर दिया एक और स्टिमुलस के साथ, बेल के साथ। वो बेल रिंग करता था और गोश्त लेके आता था, तो डॉग जो है वो स्लाइव। अब ये उसने रिपीटेडली किया, बेल रिंग कर रहा है, गोश्त लेके आ रहा है, बेल रिंग कर रहा है, गोश्त लेके आ रहा है, साथ जो है डॉग जो है वो स्लाइवेट कर रहा है। फिर उसने आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग बार बार करने के बाद अब उसने क्या किया? वो जस्ट बेल रिंग करता था और डॉग स्लाइवेट। अब बेसिकली क्या हो गया? वो जो एनिमल था वो उसके साथ कंडीशन हो गया, उसका रिस्पॉन्स कंडीशन हो गया कि मतलब ये है कि जब बेल बजेगी मुझे गोश्त मिलेगा। तो वो क्या आ गया आपका? इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब ये तो एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एनिमल के ऊपर, उसके लिहाज से उन्होंने इस चीज़ को ड्राइव किया। अब इन रियल टाइम में हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन अराइज होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर कुछ अफराद होंगे कि जो कंडीशन होंगे विद टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में बड़े होंगे, कहेंगे जी दोपहर का खाना 2 बजे लग जाना चाहिए। एक खाने का रूम है, उससे आपको भूख लग रही है, एक आप टाइम के साथ। अब वो क्या होगा? रिपीटेडली आपको 2 बजे खाना दिया जा रहा है। अब क्या होगा? जैसे ही 2 बजते होंगे आपको भूख लगना शुरू हो जाती होगी। अब वो क्या है? आपको खुशबू के साथ नहीं आ रहा, अब आपको क्या आ रहा है कि सिर्फ टाइम के साथ आपने अपने साथ को कंडीशन कर लिया, आपका रिस्पॉन्स उसके लिहाज से हो गया। तो वो क्या है? आपका जैसे 2 बजे आपको भूख लगी, तो ये क्या है? आपका कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया। There are other more examples that your partner always use the same shampoo, soon the smell of that shampoo make you feel happy। ठीक है, परफ्यूम्स आ जाते हैं कि आप बार बार एक परफ्यूम यूज़ करें, आपको पता है उसका परफ्यूम है और उस परफ्यूम की स्मेल से आपको एक खुशी का एहसास होता है। सेम एज the nurse says now this won't hurt a bit just before stabbing you with a needle, the next time you hear this won't hurt you cringe in the fear। अब क्या है कि आपको वो क्या टीका लगेगा, दर्द नहीं होगा। अब वो आपके उसके साथ उसको कंडीशन कर रही है कि कम दर्द होगा, आपको लगता है, आपको फील नहीं होता, ठीक है। सेम एज यू हैव अ मील एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट that causes food poisoning, the next time you see a sign for that restaurant you feel nauseous। अब क्या हुआ? आप एक फास्ट फूड गए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई भी एक फास्ट फूड गए, वहाँ गए और उससे क्या हुआ? आपको फूड पॉइजनिंग होगी। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस फास्ट फूड के सामने से गुजरेंगे आपको दोबारा से वैसी फीलिंग आना शुरू हो जाएंगे। ये क्या होगी? आपके उसके साथ एक कंडीशन होगी, उस रेस्टोरेंट के नेम के साथ आपकी एक कंडीशनिंग होगी। तो ये देयर आर सम एग्जाम्पल। अब ये रियल टाइम में आपके साथ एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको रियल टाइम में एग्जाम्पल देता हूँ। आपको क्या होता है? आपको आइसक्रीम खाने का शौक़ है, ठीक है। अभी हम अगर हम थोड़े दौर में पीछे जाएँ तो वहाँ घरों में बाहर वो आइसक्रीम वाला फिरता होता था, तो क्या होता था? आइसक्रीम की बेल बजती थी और हमारा आइसक्रीम खाने को दिल कर जाता था। अब वो क्या है? हम उस बेल के साथ अपने आप को कंडीशन किया हुआ है। हमारा कोई मूड नहीं है, हम टीवी देख रहे हैं और एकदम हमें बेल सुनाई दी, ठीक है, रेडी की, और रेडी की बेल सुनने के बाद हमारा आइसक्रीम खाने को दिल करने लग गया। ये क्या है? ये आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो बिहेवियर लर्निंग है कि आपका रिस्पॉन्स उसके साथ कंडीशन हो गया। So same as for Coca-Cola beverages company, they are also using the classical conditioning, ठीक है। अब वो कैसे कंडीशन? अब आपके अगर ये सवाल है, इसको आप खुद भी इसको ट्राई आउट कीजिएगा कि अब क्या कह रहे हैं कि वो आपको क्या करते हैं? हमेशा कंडीशन करते हैं कोक इज कंडीशन विद द हैप्पी मोमेंट, ठीक है। आपके घर में कोई भी खुशी का त्यौहार होगा तो क्या आता है? यार कोक ले आओ। अब यहाँ जी नहीं, ये क्यों नहीं कहा जाता जी फैंटा ले आओ, ये क्यों नहीं कहा जाता अच्छा यार बिग एप्पल ले आओ, ये क्यों नहीं कहा जाता कि जी जूस ले आओ, कहा क्या जाता है? कोक ले आओ। अब वो कोक का क्यों वर्ड आ रहा है? क्योंकि कोक ने अपने आप को कंडीशन किया है विद हैप्पी मोमेंट्स कि जब भी
आपके कोई हैप्पी मोमेंट्स होंगे, जब भी कोई खुशी के दिन होंगे, आपके लिए दिल क्या करेगा, आपको गुने। जैसे हम खुशी के दिन मिठाई लें, कोई भी हो या खुशखबरी होगी, मिठाई खिलाएं। अब वो क्या है, हमने उसके साथ कंडीशन कर दी है चीज़ों को, तो इसलिए आपके पास ये चीज़ अराइज होती है। फिर हमारे पास आता है कि जी इसकी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन क्या है, कि किस तरह जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो यूज़ हो रही है इन आवर रूटीन लाइफ इन मार्केटिंग एज वेल। सबसे पहले जो इसमें बेसिक कंसेप्ट है दैट इज़ अबाउट द रेपिटिशन। अब रेपिटिशन क्या है, दैट इज़ इंक्रीज द एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशन एंड अनकंडीशन स्टिमुलस। अब बेसिकली क्या है, हम आप देखें कोका कोला के आप पिछले 5 से 10 साल के एड्स उठा के देख रहे हो, वो रिपीटेडली अपने आप को किसके साथ कंडीशन कर रहे हैं, हैप्पी मोमेंट्स के साथ। खुशी का त्यौहार है, खुशी का मौका है, खुशी का कोई भी एक इवेंट है, वो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कोक। सेम एज जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क या कैडबरी चॉकलेट है, वो अपने आप को किस तरह एसोसिएट करती है। उन्होंने कोशिश की कि हम इसको कंडीशन कर दें कि आपके जो खुशी के त्यौहार हैं तो उसमें मीठे के लिए क्या हो, चॉकलेट हो। अब वो बार बार इसको कंडीशन कर रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों को मिठाई की जगह चॉकलेट सर्व कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के साथ कंडीशन हो चुके होंगे। सेम एज द स्लो पेस ऑफ फॉरगेटिंग, क्योंकि जितना जितना आप इसको लिंक करते जाएंगे तो आपका वो एक एसोसिएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फिर है एडवर्टाइजिंग वेयर आउट इज़ अ प्रॉब्लम है। अगर हम रेपुटेशन की बात करें, अगर आप चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे होंगे तो एक एडवर्टाइजिंग वेयर आउट आएगा। हम कहेंगे अच्छा यार ये तो बार बार वही चीज़ दिखा रहे हैं, वही एक एलिमेंट दिखा रहे हैं, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है ताकि हम एडवर्टाइजिंग वेयर आउट की तरफ ना जाएं। ये ना हो कि आपका ऐड है और जो कस्टमर जो है वो कंज्यूमर जो है फ़ौरन आपके ऐड को या चैनल को चेंज कर दे, तो उस ऐड को देखे ताकि एडवर्टाइजिंग वेयर आउट ना हो। नेक्स्ट, जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि हाउ डिड होंडा यूज 2 डिफरेंट एड्स टू एडवर्टाइज द सेम प्रोडक्ट। देखिए एक में जस्ट वो उसकी आउटलुक दिखा रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक ऐड में, एक प्रिंट ऐड में पूरा उसका वो जी दिखा रहा है कि ये ABS ब्रेक्स हैं, स्पेशियस है, उसका इंजन है, उसका इंटीरियर, उसकी गेट, अब उस तमाम जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उसको वो शो कर रहा है ताकि एडवर्टाइजिंग वेयर आउट ना हो। फिर repetition of the message with where ad result in more information processing by the consumer and reduce वेयर। जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी आप अपने मैसेज को एक डिफरेंट, जैसे यू फोन की अगर आप देखें, अब आजकल तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप उनकी एडवर्टाइजमेंट को प्रीवियसली फॉलो करें तो वो देखते हैं कि हर हफ्ते उनका कोई एक नया ऐड आ रहा होता। तो वो बेसिकली क्या, किस चीज़ से बचना चाह रहे थे, रिड्यूस करना चाह रहे थे एडवर्टाइजिंग वेयर आउट से, अपने एक ही मैसेज को डिफरेंट वे से, डिफरेंट टेक्निक से वो कस्टमर तक पहुँचा रहे थे। Same as it is, the repetition of message with where ad results in more information processing by the consumer, like Lipton Yellow Label के अगर आप ये प्रिंट ऐड देख रहे हैं तो उसने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रिंट ऐड को शो किया हुआ है। अब वो क्या बेसिकली है तो चाय का ऐड, लेकिन क्या कर रहा है, डिफरेंट वे में से वो जब लोगों को कम्युनिकेट करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा उस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन आती है दैट इज़ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है, हैविंग ए सेम रिस्पॉन्स टू अ स्लाइटली डिफरेंट स्टिमुलाई। अब इसमें क्या होता है, हम बाद दफ़ा अपने स्टिमुलस को जनरलाइज करते हैं, एक जैसा होते हैं। जैसे आपने देखो जिसमें हेल्प आउट होता है, किसमें मी टू प्रोडक्ट टू सक्सीड। जैसे सुपर बिस्किट है, सुपर मार्केट में अवेलेबल। अब जो दूसरी कंपनी हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो क्या करेंगे, कोई सुपर के स्पेलिंग चेंज कर देगा, SUPER कर देगा, सुपर, पैकेजिंग सारी वही होगी। या वो क्या करेगा, वो डुपर कर देगा, या वो अब पैकेजिंग वही होगी। अब वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बाद दफ़ा हम स्टिमुलस को जनरलाइज कर देते हैं। लेकिन ये हेल्पफुल कहाँ पे हो रहा था, ये तो एक हमारे पास ड्रॉबैक आ गया ना स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ये हेल्पफुल कहाँ हो रहा था, जब हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड करना, लाइक नेस्ले एक्सटेंशन कर रहा है, नेस्ले का जाहिर में आता है गुड फूड गुड लाइफ, वो अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, फैमिली ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है, लाइसेंसिंग दे रहा है, ठीक है। अगर दूसरी कंपनी की उसके प्रोडक्ट को बना सकती हैं, उसको लाइसेंस कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उसका एक इमेज डेवलप हो चुका है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाता है। ये था स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है। हाउ डज फार्मेसी लाइक CVS और राइट एड यूज स्टिमुलस जनरलाइजेशन फॉर प्रीवियस ब्रांड्स एंड डू यू थिंक इट इज इफेक्टिव। देन प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सटेंशन है, जैसे एक ही ब्रांड है, वो जैसे सनसिल्क है, सनसिल्क ब्लैक है, येलो है, ब्लू है, ग्रे है, ऑरेंज है। अब वो क्या है, एक सनसिल्क है और उन्होंने डिफरेंट
जो है उसको लॉन्च किया, वो क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन की एक एग्जांपल आ जाती है। फिर आता है आपके पास स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस डिफरेंट फ्रॉम कंपीटिंग ब्रांड स्टिमुलाई। अब ये क्या है, ऑपोजिट है फ्रॉम स्टिमुलस जनरलाइजेशन से। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है कि आप जो स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो क्यू दे रहे हो अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को, वो डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम योर कंपेटिटर। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन पोजिशनिंग विच लुक्स फॉर अ यूनिक वे टू फिल इट। पोजिशनिंग, इमेज, हमने बात पहले भी की थी। पोजिशनिंग क्या है, दैट इज़ द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर माइंड। ठीक है, तो हमने इस लिहाज से अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्रॉम आवर कंपेटिटर। फिर आता है आपके पास जी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। पहले हमारे पास आ गया क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर आ गया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या जिसको हम अपेरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब ये जो बिहेवियर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, ये बेस्ड कर रही है ऑन ट्रायल एंड एरर प्रोसेस with habit forced as a result of positive experience resulting from a certain response or behavior। अब इसमें बेसिकली जो आपकी अपेरेंट कंडीशनिंग है, इसमें री-इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट आता है। ट्रायल एंड एरर में अब आपको अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, वहाँ पे आपको एग्जांपल से क्लैरिफाई हो जाएगा। इफ़ यू हैव टू सिमिलर सिचुएशन क्या है कि आपने एक अच्छी जीन्स परचेज करनी है। आपने टाइप ब्रांड ए लिया, मज़ा नहीं आया, आपने कहा इसकी लेग्स टू लूज़ हैं। ब्रांड बी लिया, आपने कहा टाइट्स हैं, ये मुझे सही नहीं बैठ रही। ब्रांड सी लिया, आपने कहा बैगी है इन द सीट। एंड जब आपने ब्रांड डी लिया, आपने कहा यार ये चीज़ सही मिली है, रिवॉर्ड क्या है, परफेक्ट है भाई, इसकी फिटिंग परफेक्ट है। तो वो क्या है, आपका वो रिपीटेड बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल, आप पहले आउटफिटर्स के पास गए, आपको पसंद नहीं आई, फिर आप डाइनर्स पे गए, आपको पसंद नहीं आई, फिर आप यूनिवर्स पे गए, आपको पसंद नहीं आए, फिर आप चैनवन से ली और आपको वो चीज़ पसंद आ गई। अब वो आप दोबारा जब भी जीन्स परचेज करने जाएंगे, या किसी को आपसे पूछेगा यार मैंने जीन्स परचेज करनी है, तो आप क्या कहेंगे, यार चैनवन से परचेज कर लो। अब आप क्यों चैनवन से गए, क्योंकि आपको वहाँ से रिवॉर्ड मिला है, आपको पता लगा यार वो चीज़ जो है, जो मेरी नीड थी, उसको उसने फुलफिल किया है, तो वो आपकी परफेक्ट फिट है, तो आप कहेंगे वहाँ से जाके परचेज करो। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। आप एक चीज़ ट्राई करते हैं, एरर आया, रिजेक्टेड, अगला ब्रांड ट्राई किया, एरर आया, रिजेक्टेड, अगला ब्रांड ट्राई किया, एरर आया, रिजेक्टेड, अगला ब्रांड ट्राई किया और आपको उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देन रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी है। पॉजिटिव में आपके पास पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे जो आपके लाइकलीहुड को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको पता लगेगा यार, जैसे अभी जीन्स की बात हुई, आपने कहा जीन्स परचेज की, आपको परफेक्ट फिटिंग में आ रही है, तो वो आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव आउटकम जो है वो इंकरेज करेंगे सर्टन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी आपको अपने आप को एफएससी का दौर याद करें, तो वहाँ पे आपके घर वाले क्या कहते थे, ओए बच्चे पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। अब वो क्या है, आपको नेगेटिव आउटकम्स बताए जा रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या रिजल्ट होगा। ये क्या है, नेगेटिव आउटकम्स है। अब वो मकसद क्या है, ताकि इनकरेज कर सकें उस सर्टन बिहेवियर को कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इन द सोसाइटी। ठीक है, कि अगर ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये मामला हो सकता है। अब वो नेगेटिव आउटकम क्या कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है कि नहीं यार मैंने पढ़ना है, ताकि मैं बेहतर इंडिविजुअल बन सकूँ इन द सोसाइटी। फिर इसमें नेक्स्ट जो आपके एक्सटेंशन एंड फॉरगेटिंग, जहाँ पे आपकी रीइंफोर्समेंट जो है वो फॉरगेटिंग में आप बिल्कुल भूल गए कि आप ये प्रोडक्ट किस वजह से परचेज करे थे, आपको याद ही नहीं है। लेकिन एक्सटेंशन में क्या होता है, लर्न रिस्पॉन्स इज नो लॉन्गर रीइंफोर्स एट डिमिशेस टू एक्सटेंड ऑफ एक्सटेंशन। अब क्या हुआ, जैसे अगर हम बात करें हलीब का क्या रीइंफोर्समेंट थी, वो कहते हैं कि आपने चाय बना ली तो सबसे गाढ़ा दूध जो है वो हलीब क्या है, ठीक है, तो आप वो यूज़ करें। लेकिन क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका वो जो प्रोसेस था, वो जो लर्न बिहेवियर था वो हमने ख़त्म कर दिया, रिस्पॉन्स ख़त्म कर दिया, और वो हम भूल चुके हैं। ठीक है, और लिंक जो है बिटवीन द स्टिमुलस और रिवॉर्ड जो है वो ख़त्म हो, तो वो क्या है, एक्सटेंशन की स्टेज पे चला जाता है। फिर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस क्या हैं ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसमें सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, वो दोबारा ही आपके पास आके चीज़ों को परचेज करेगा। फिर आता है रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल। अब इसमें कंटिन्यूस है, फिक्स रेशियो है और वेरिएबल रेशियो है। अब फिक्स रेशियो क्या आ गया कि भाई अगर आप 10,000 की शॉपिंग करेंगे,
तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिक्स्ड रेशियो आ गई। आप 10,000 शॉपिंग करें, आपको 20% डिस्काउंट। वेरिएबल रेशियो में क्या है कि यहाँ पे आपको पता नहीं आप 5,000 की करें, 6,000 की करें, जितने की करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, वेरिएबल आ गया, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है कि आप हर टाइम जब भी कोई कस्टमर आपसे आ रहा है परचेज करने, आप उसको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब इसमें ना वेरिएबल ना फिक्स है, ठीक है। तो वो आपके पास री इन्फोर्समेंट स्केड्यूल है कि आप किस तरह अपने इंडिविजुअल को, अपने कस्टमर्स को री इन्फोर्स करते हैं कि वो बार बार आप ही से आके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करें। शेपिंग में हमारे पास क्या आता है, हैविंग द री इन्फोर्समेंट बिफोर द बिहेवियर अकर्स। शेपिंग में क्या आ रहा है कि हम पहले से ही उसको शेप कर देते हैं, उसको मोटिवेट कर देते हैं, उसको री कर देते हैं कि वो एक प्रोडक्ट को परचेज किया। जैसे आजकल अगर हम देखें, जो शेपिंग में सबसे बेहतर चीज़ कह रहा है वो क्या कर रहा है आपका जावेद अफरीदी। वो क्या कर रहा है जी, हम MGHS लॉन्च कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली शेप कर रहा है आपके बिहेवियर। हम जी MG3 लॉन्च कर रहे हैं जिसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसने कहा जी प्राइस 20 लाख 2 मिलियन से कम होगी। अब लोगों ने गैस करना शुरू कर दिया है, यार 1.9 मिलियन होगी, 1.9 19 लाख की होगी, 18 लाख की होगी। अब वो क्या आ गया, आपके बिहेवियर को अक्कर करने से पहले ही उसने शेप कर दिया। जैसे ही वो लॉन्च करेंगे लोग फ़ौरन जाके उस चीज़ को परचेज कर लेंगे। और लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है, जो आपके लिए बड़ा एक लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लर्निंग किस तरह करते हैं और कौन सी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव है, कि मैथ लर्निंग इफेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग इफेक्टिव है। मैथ लर्निंग में क्या होता है कि हम सुबह पेपर है, हमने किताबें उठाई, 4 चैप्टर 5 चैप्टर हमारे मिड में है और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी ये पढ़ाया था सर ने, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, पढ़ के सुबह जाके पेपर दिया। पेपर देने के बाद भी आप भूल ही गए कि हमने पढ़ा क्या था। वो है आपकी मैथ्स लर्निंग, जो हम क्रैमिंग कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो क्रैमर्स होते हैं वो मैथ्स लर्निंग कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग बेसिकली क्या है कि आप इंटरवल्स में पढ़ रहे होते हैं। ये नहीं कि एक साथ बैठे और सारा पढ़ लिया, नहीं। आपने कहा जी अच्छा आज हमारा है, पहले 2 घंटे मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, नेक्स्ट जो है फिर एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद फिर हम 1 घंटे की ब्रेक करेंगे, और फिर अब क्या करें आप इंटरवल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वो लर्निंग आपकी अफेक्टिव होती है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ अबाउट लर्निंग, और लर्निंग में हमने स्पेसिफिकली हमने आज डिस्कस किया बिहेवियर लर्निंग को। नेक्स्ट जो है हम कॉग्निटिव लर्निंग को डिस्कस करेंगे। फिर बिहेवियर लर्निंग में ही हमने आगे डिस्कस किया कि आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, फिर इन दोनों की हमने स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।